नमस्कार। आज के क्लास में हम एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट डिजीज़ हम बहुत कॉमन सुना होगा डिजीज़ के बारे में, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। हृदय रोग जो होता है वह विकसित राष्ट्रों का एक समस्यात्मक रोग है जो ज़्यादातर जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में पाया जाता है। वहाँ पर उच्च रक्तचाप व एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित व्यक्ति अधिक दिखते हैं, रोगी अधिक नज़र आते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के हृदय रोग के अंतर्गत दो रोग आते हैं। एक तो आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, एक आता है हाइपरटेंशन। दोनों रोग के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर हृदय रोग। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड का जमाव हो जाता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी जो आंतरिक दीवार होती है उनमें वसा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का जमाव हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ग्रीक भाषा का शब्द है जो एथेरोस्क्लेरोस से बना है, जिसे एथेर का अर्थ होता है दलिया, जैसे पोरिस दलिया बोलते हैं, स्क्लेरोसिस का अर्थ होता है कठोर। मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस एथेर प्लस स्क्लेरोसिस मतलब दलिया जैसा कठोर, मतलब वो जगह जो आंतरिक झिल्ली होती है, जो दीवार होती है, वो टाइट हो जाती है और हार्ड हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था को हम लेते हैं, फर्स्ट स्टेज को हम लेते हैं। रक्त की धमनियों में सबसे पहले वसायुक्त धब्बे से पदार्थ जमने लगता है। धमनियों के आंतरिक सतह पर पीले रंग के ये वसायुक्त पदार्थ तथा कोलेस्ट्रॉल संयोजनात्मक तंतु में जम जाते हैं। सेकेंड स्टेज आती है एथेरोस्क्लेरोसिस की दूसरी अवस्था में धमनियों में तथा कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ महीन रेशे जैसे बन जाते हैं। इनमें वसीय अम्ल होता है, लाइपोप्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कैल्शियम होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, रेशे तथा रक्त उपस्थित रहते हैं। इन पदार्थों की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इनके कारण धमनियों में ल्यूमेन मतलब संकरी हो जाती है, पतली हो जाती है धमनियाँ, जिसके कारण रक्त अच्छे से प्रवाह नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह होने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तीसरी स्टेज हम देखते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस की तीसरी अवस्था में धमनियों में वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च आदि जम जाते हैं और वो जगह नर्म व कोमल हो जाती है। धमनी में घाव हो जाता है, इसके कारण धमनियों की जो आकृति होती है वो बिगड़ जाती है। घाव के निचले भाग में रेशेदार पदार्थों तथा कैल्शियम का जमाव हो जाता है। इन घावों से रक्तस्राव होने लगता है। रक्तस्राव के कारण जब रक्त का थक्का बन जाता है तब वह कभी कभी धमनियों के बीच में आकर रुक जाता है, जिससे रक्त प्रवाह नहीं हो पाता और रक्त प्रवाह होने में बाधित मुश्किल होती है। इसका प्रतिकूल असर हार्ट पे पड़ता है। यदि रक्त का थक्का छोटा है तब रक्त प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। जब रक्त का प्रवाह मोटा होता है, बड़ा होता है, तो रक्त प्रवाह नहीं हो पाता, धमनियों से रक्त नहीं निकल पाता। परिणाम तो हृदय गति रुक जाती है, मतलब शरीर को, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण कई अन्य रोग होते हैं, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस होता है, हृदय अंतरोध होता है, कोरोनरी ऑसिलेशन होता है, और हृदयोद्दगलन होता है, कोरोनरी इन्फेक्शन होता है। ये 3 तरह के एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण रोग होते हैं। धमनियाँ लचीली रक्त नलिकाएं होती हैं। ये रक्त को हृदय, गुर्दे, यकृत, मस्तिष्क एवं शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाती हैं। प्रत्येक हृदय की धड़कन के साथ ही धमनियाँ फैलती व सिकुड़ती रहती हैं। धमनियों के फैलने में सिकुड़ने से रक्त आगे बढ़ता रहता है तथा रक्त परिसंचरण की क्रिया होती रहती है। परंतु धमनियों के आंतरिक सतह पर जब लिपिड, ट्राइग्लिसराइड और अन्य पदार्थों का जमाव हो जाता है तो लचीलापन समाप्त हो जाता है धमनियों का, और रक्त परिसंचरण होने में बाधा उत्पन्न होती है और रक्त हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण ऑक्सीजन जो होती है वो हृदय को नहीं मिल पाती और हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या मृत्यु भी हो जाती है।
अब लेते हैं जिसे एंजाइना पेक्टोरिसिस भी कहते हैं हम। एथेरोस्क्लेरोसिस के क्या कारण है, ये तो हमने पहले पढ़ा। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती है। फर्स्ट स्टेज में थोड़ा होता है, सेकेंड स्टेज में उससे ज़्यादा जमाव हो जाता है, थर्ड स्टेज में रक्त का फ्लो ही नहीं हो पाता, जिसके कारण हार्ट अटैक या एंजाइना पेक्टोरिसिस भी हो जाता है। अब आता है एथेरोस्क्लेरोसिस के क्या कारण हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के कई कारण होते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं हेरेडिटरी। हृदय रोग वंशानुगत रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यदि माता पिता दोनों ही इस रोग से पीड़ित होते हैं तो उनके बालकों में हृदय रोग होने की प्रबल संभावना रहती है। यदि माता पिता दोनों में से कोई एक भी इस रोग के शिकार होते हैं तो उनके बालकों में 40% तक हृदय रोग होने की संभावना बनी रहती है। ये रोग वंशानुगत होता है। सेकेंड लेते हैं हम ब्लड ग्रुप। वैज्ञानिक शोधों अनुसंधानों से ये ज्ञात हुआ है कि AB रक्त वर्ग के जो लोग होते हैं उनमें हृदय रोग होने की प्रबल संभावना रहती है। नेक्स्ट हम लेते हैं आयु। हृदय रोग मुख्यतः 40 वर्ष के बाद शुरू होता है, परंतु वंशानुगत होने के कारण ये बच्चों में भी हो सकता है। फिर हम लेते हैं डाइट। एथेरोस्क्लेरोसिस तथा उच्च रक्तचाप को विकसित करने में आहार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आहार में यदि अधिक मात्रा में वसा, विशेषकर घी, मक्खन, डालडा का उपयोग करते हैं हम लोग, तो ये रोग होने की प्रबल संभावना रहती है। नेक्स्ट आता है फैट। अगर हम डाइट के अंदर भोजन में हम अधिक फैट युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे आहार के अंदर मांस, मच्छी, अंडा, मक्खन आदि, तो उनमें वसा अम्ल का जमाव अधिक हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। व कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी शरीर में बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है लाइपोप्रोटीन। शरीर में वसा का परिवहन लाइपोप्रोटीन्स के द्वारा होता है। लाइपोप्रोटीन्स में कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड्स होते हैं, अतः इनकी अधिकता से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। देन आता है कोलेस्ट्रॉल। प्राणिज भोज्य पदार्थ जैसे कि घी, मक्खन, मांस, मच्छी, अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। इनके सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके परिणाम से कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा होने लग जाता है और रक्त प्रवाह नहीं हो पाता और हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देन आता है कार्बोहाइड्रेट। जब व्यक्ति अधिक कार्बोज युक्त भोजन का सेवन करता है तब शरीर में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में जमा होने लग जाती है, परंतु यकृत में ग्लाइकोजन का संग्रह करने की एक सीमित क्षमता होती है। इसके बाद वह ग्लूकोज बचा रह जाता है, तब वसा के रूप में वसी ऊतकों में जम जाता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जिसका कि ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वह वसी अम्लों के रूप में, वसी ऊतकों के रूप में जमकर संग्रहित हो जाता है। आहार में ग्लूकोज की उपस्थिति हृदय रोग उत्पन्न करता है, क्योंकि सुक्रोज में अधिक वसा का निर्माण होता है। यह सुक्रोज रक्त प्लाज्मा में लिपिड तथा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और यद्यपि हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट लेते हैं हम प्रोटीन। प्राणिज प्रोटीन का अधिक मात्रा, विशेषकर केसिन प्रोटीन की अधिकता से एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। केसिन प्रोटीन जो होता है वह दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं अंतःस्रावी हार्मोन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों में अनियमितता, असंतुलन होने से एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अंतःस्रावी हार्मोन में गड़बड़ी के कारण यह रोग अधिक होता है, परंतु स्त्रियों में जब अंडाशय निकाल दिया जाता है, ओवरी निकाल दी जाती है, मेनोपॉज की स्टेज हो जाती है, तब एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग। धूम्रपान करने वाले लोगों में हृदय रोग अधिक देखा जाता है, विशेषकर सिगरेट पीने वाले लोगों में, क्योंकि सिगरेट पीने से हृदय को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण लाइपोप्रोटीन की वृद्धि हो जाती है और सिगरेट पीने वाले लोगों में फास्फोलिपिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है मानसिक तनाव। जो लोग अधिक टेंशन करते हैं, चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, भय, संवेगात्मक परेशानियों से ग्रस्त होते हैं, वो लोग डाइट का सेवन भी अधिक करते हैं और जिसके कारण उनके शरीर में फैट, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल इनका डिपोजिशन बढ़ जाता है, जिसके कारण भी हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है।
कठोर पानी, पीने वाला पानी जब अधिक मृदुल होता है तो जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी होती है, तब वैसे जल के निरंतर सेवन से हृदय रोग हो जाता है। कई अध्ययनों से ये पता चला है कि पीने वाले पानी में जितना अधिक कैल्शियम की मात्रा होगी उतना ही हृदय रोग होने की संभावना कम होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं ड्रिंक या वाइन या शराब। शराब पीने वाले लोगों में हृदय रोग अधिक देखने को मिलता है क्योंकि उनमें कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाती है। कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाती है तो अतिरिक्त शराब लाइपोप्रोटीन का उत्पादन करने लग जाती है। नेक्स्ट आता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन रक्त वाहिनियों की दीवारों पर वसा के जमने की क्रिया को उत्तेजित करता है। इसके कारण ही ऊतकों में पाए जाने वाले लाइपेज एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। परिणामस्वरूप रक्त वाहिनियों पर उपस्थित वसा आसानी से हट नहीं पाती, जिसके कारण जमाव हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा विटामिन। आहार में विटामिन सी के अभाव से रक्त केशिकाएं में रक्तस्राव होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त वाहिनियों के प्रसारण होकर वसा के जमने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। विटामिन बी से धमनियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक होता है। विटामिन ई रक्त नलिकाओं की दीवारों मजबूती एवं दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं खनिज लवण। खनिज लवण हृदय उत्तम स्वास्थ्य के लिए सोडियम फास्फोरस का होना आवश्यक होता है। फास्फोरस की कमी से ग्लूकोज का उपयोग हृदय नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप अधिक कैल्शियम में सीरम कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। मैग्नीशियम की न्यूनता हृदय रोग को बढ़ा देती है। इसके बाद हम लेते हैं ट्राइग्लिसराइड। आहार में वसा की मात्रा अधिक होने पर अधिक वसीय अम्ल होते हैं। वसीय अम्ल अधिक होंगे तो वह वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल मिलकर क्या बना लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं। और ये ट्राइग्लिसराइड यकृत में कार्बोहाइड्रेट भी ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, जिससे प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वह फैट वसीय अम्लों के रूप में उसकी धमनियों की दीवारों पर जमने लग जाती है। धमनियों की दीवारों पर जमती है तो रक्त का फ्लो नहीं हो पाता, जिसके कारण हार्ट अटैक होने की प्रबल संभावना रहती है। सेडेंटरी लाइफ। नेक्स्ट है, अगर व्यक्ति आरामदायक जिंदगी देता है, क्रियाशील नहीं होता, कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता, शारीरिक श्रम नहीं करता, जैसे मैनेजर है, ड्राइवर है, ऑफिस क्लर्क है, ये लोग इन लोगों में अधिक देखने को मिलता है, एथेरोस्क्लेरोसिस अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिसिन। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे रक्त शीरा में वसा तथा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन। यह हृदय रोग को बढ़ाता है। जिनमें डायबिटीज़ है और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है उनको, तो इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन अधिक के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जैसा हमारे काम करने का स्थिति होगी, हम जैसा काम करेंगे उसी के अनुसार हमारा शरीर कार्य करेगा। अगर हम अधिक ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां आराम तलब ज़िंदगी है, कार्य करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता और बैठे बैठे काम होता है और हम डाइट का सेवन करते रहते हैं, तो ऐसे में भी हृदय रोग होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ये तो हुए हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस। होता क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कितनी अवस्थाएँ होती है। सबसे पहले कंक्लूड करते हैं हम इस मैटर को। एथेरोस्क्लेरोसिस जब हमारे रक्त की धमनियों में वसा का जमाव होने लग जाता है और रक्त जो होता है वो ढंग से फ्लो नहीं हो पाता अच्छी तरह, उसको फ्लो करने के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज़ होने की। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस पढ़ी हमने इसके। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस होने के क्या कारण होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण को हमने डिटेल में पढ़ा। बाकी मैटर को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।